हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। हम बिहार टीचर एग्जाम के लिए बात कर रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है बिहार का मध्यकालीन इतिहास। ये आपकी क्लास थर्ड है। इससे पहले बिहार का सामान्य परिचय और छठी शताब्दी का जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व की जो बातें थी वो आपको बता दी गई हैं। आई होप आप सभी ने वो वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। और यहाँ पर हम जितनी भी बात करेंगे वो बिहार के परिप्रेक्ष्य में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है बिहार में तुर्क आक्रमण। 12वीं शताब्दी के अंत और 13वीं शताब्दी के आरंभ में तुर्क सेनापति मलिक हिसामुद्दीन, तो तुर्क के सेनापति थे आपके मलिक हिसामुद्दीन। इनके सहायक बख्तियार खिलजी ने, इनके सहायक थे बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी किसके सहायक थे? मलिक हिसामुद्दीन ने बिहार की कर्मनाशा नदी के पूर्वी और सफल अभियान किया। बिहार में तुर्कों की सबसे महत्वपूर्ण विजय बख्तियार खिलजी को की उदांतपुरी आधुनिक बिहार शरीफ पर विजय थी। तो बिहार शरीफ पर विजय जो है किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था, ठीक है। यह विजय 1198 ईस्वी में प्राप्त की थी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस किया और बख्तियारपुर शहर की स्थापना की। तो नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस किसने किया? बख्तियार खिलजी ने किया है और बख्तियारपुर शहर की स्थापना की। इसने 1203 से 1204 में नदिया पर चढ़ाई किया। तो इसने नदिया पर चढ़ाई कब की? 1203 से 1204 ईस्वी तक नदिया पे चढ़ाई किया। ये आपकी बातें हो गई इतनी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसने अपनी राजधानी लखनौती में स्थापित की। बख्तियार खिलजी ने मिथिला के कर्नाट शासक नरसिंह देव को अपने अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया और बीमार अवस्था में बख्तियार खिलजी को एक अधिकारी अली मर्दान ने उसकी हत्या की और उसका शव बिहार शरीफ के इमादपुर मोहल्ले में रखा। तो बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की थी? उसका ही एक अधिकारी था अली मर्दान, उसने हत्या की इसकी और बिहार शरीफ के इमादपुर गांव मोहल्ले में इसका शव दफना दिया। क्लियर है? ये आपकी बिहार में तुर्क आक्रमण की बातें हो गई। अब हम बात करते हैं गुलाम वंश की। गुलाम वंश हमारा 1206 से 1290 ईस्वी तक चला। इल्तुतमिश के दिल्ली में के सिंहासन पर बैठने के पश्चात 1225 ईस्वी में बिहार शरीफ पर अधिकार किया तथा राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन इवाज को पराजित किया। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए आपसे गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, ठीक है। ये प्रथम शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक आपके गुलाम वंश के। और कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श की उपाधि दी गई है। तो लाख बख्श पूछा जाए किसकी उपाधि है, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक की है। क्यों, किस लिए दी गई थी? दानशीलता के कारण, ठीक है। इनकी दानशीलता के कारण इन्हें लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। और इनकी उपाधि पील बख्श भी है। पील बख्श किस लिए थी? हाथियों को दान देने के कारण इनको पील बख्श की उपाधि दी गई थी। यह आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानकारी हो गई। और कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। अब आगे बात करते हैं। उसके बाद आपके आराम शाह आए थे, उसके बाद आपके ये इल्तुतमिश आए थे, ठीक है। तो ये वहां से बात है, क्योंकि इन्होंने बिहार के उससे बताया है इसलिए इन्होंने डायरेक्ट तीसरे शासक से स्टार्ट किया है, ठीक है। अगर ये पूछा जाए इल्तुतमिश जो है किस वंश के थे, तो ये आपके शामसी वंश के थे। इधर लिख रही हूँ शामसी या शमसी, जो भी बोले आप, शमसी वंश के थे, ठीक है, इल्तुतमिश। तो इन्होंने क्या किया? इल्तुतमिश के दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के पश्चात 1225 में बिहार शरीफ पर अधिकार किया। तो 1225 में इन्होंने बिहार शरीफ पर अधिकार किया था तथा राजमहल की पहाड़ियां और तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन इवाज को पराजित किया। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। 1225 में इन्होंने बिहार शरीफ पर इल्तुतमिश ने अधिकार किया था। इल्तुतमिश ने मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में दिल्ली के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया।
तो ये इंपॉर्टेंट बात है। इल्तुतमिश ने ही मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में दिल्ली के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया। उसके बाद इल्तुतमिश के पुत्र नसीरुद्दीन महमूद ने अवध, बिहार एवं लखनौती को एक ही प्रशासनिक इकाई के रूप में संगठित कर 1227 से 1229 ईस्वी तक शासन किया। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम शासक इल्तुतमिश था। क्लियर है? प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था। इसने सैफुद्दीन ऐबक को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया। तो उसी समय पर जब अवध, बिहार और लखनौती को एक ही प्रशासनिक इकाई बना लिया तो इसने पूरी तरीके से बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन कर दिया। ठीक है। उसके बाद इसने जो है सैफुद्दीन ऐबक को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया और तुगांग खा को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया। ये इसने बातें इतनी की। फिर 1236 ईस्वी में जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई तो इस क्षेत्र पर दिल्ली का नियंत्रण शिथिल पड़ गया। बलबन के शासनकाल में गया का क्षेत्र दिल्ली के अधीन था, जिसका वर्णन गया के राजा वनराज की गया प्रस्तुति से किया जाता है। तो यहाँ तक की इंपॉर्टेंट बातें थी और 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी। तो कुतुब मीनार की जो तीसरी मंजिल है वो किसने बनवाई थी? मतलब पूरा किसने करवाया था? तो वो इल्तुतमिश है। ठीक है। निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था और इसका तीसरी जो मंजिल है वो आपके इल्तुतमिश ने बनवाई थी। ठीक है। यानी इसका पूरा जो बनवाया वो इल्तुतमिश ने इसको करवाया। एकता व्यवस्था, अब इल्तुतमिश की जो बातें हैं वो इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। ये बिहार के उससे तो हमने पढ़ ली। ठीक है। एकता व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो इल्तुतमिश ने शुरू की थी। ई से याद रखिएगा एकता और ई से इल्तुतमिश। एकता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने ही किया। ठीक है। इल्तुतमिश ने चांदी के टका और तांबे के जीतल का प्रचलन किया। तो इल्तुतमिश ने ही चांदी के टका तथा तांबे के जीतल का प्रचलन किया। ठीक है। ये आपकी इंपॉर्टेंट बातें थी इल्तुतमिश की। ठीक है। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात है, इल्तुतमिश को भारत में गुम्बद निर्माण का पिता कहा जाता है। ठीक है। तो गुम्बद निर्माण का पिता किसे कहा जाता है भारत में? इल्तुतमिश को। भारत में गुम्बद निर्माण का पिता किसे कहा जाता है? तो गुम्बद निर्माण का पिता इल्तुतमिश को कहा जाता है। ये आपकी गुलाम वंश की बातें इतनी इंपॉर्टेंट हो गई। अब बात करते हैं खिलजी वंश की। ठीक है। खिलजी वंश 1290 ईस्वी में जलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना एवं खिलजी वंश का शासन प्रारंभ हुआ 1296 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन ने शेख मोहम्मद इस्माइल को दरभंगा भेजा, परंतु राजा सक्र सिंह ने इस सेना को पराजित कर दिया। खिलजी वंश के समय तक बिहार में गंगा नदी से संलग्न दक्षिण के मैदानों पर तुर्कों का आधिपत्य था। तो ये बातें आपकी खिलजी वंश की है। खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। किसने किया था? जलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना था उस टाइम पे। फिर खिलजी वंश का शासन प्रारंभ हुआ 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। ठीक है। इसमें जो है इंपॉर्टेंट कोई बातें नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लग रहा है। खिलजी वंश के समय तक बिहार में गंगा नदी से संलग्न दक्षिण के मैदानों पर तुर्कों का आधिपत्य था। जितने भी आपके दक्षिण के मैदान थे बिहार के, वहां पर तुर्कों का अधिकार था। ठीक है। बिहार के
बिहार में गंगा नदी से संलग्न जितने भी दक्षिण के मैदान थे। क्लियर है? तो ये मुझे पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट लग रहा है बस। नेक्स्ट, तुगलक वंश। तुगलक वंश आपका 1320 से 1414 ईस्वी तक चला था। तुगलक वंश की जो स्थापना थी वो किसने किया था? गियासुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने किया था। ठीक है, तो गियासुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। गियासुद्दीन मोहम्मद तुगलक। डाक प्रणाली को पूर्णतः व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है? गियासुद्दीन मोहम्मद को ही जाता है। ठीक है, तो इन्होंने डाक प्रणाली को पूर्णतः व्यवस्थित किया था। मोहम्मद तुगलक के समय दरभंगा में एक दुर्ग तथा जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया। 14वीं शताब्दी में तिरहुत पर आधिपत्य कर फिरोज शाह तुगलक ने एक नए राजवंश की स्थापना की। इस वंश को वैन्योर वंश कहा जाता है। तो वैनवॉर वंश या अहिड़वाड़ कहा जाता है। तो अहिड़वाड़ वंश या वैनवार वंश की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ठीक है, वैनवार वंश, अहिड़वाड़ वंश की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने किया है। इस वर्ष के शिव सिंह के शासनकाल में महाकवि विद्यापति ने अनेक काव्य की रचना की है। तो महाकवि जो विद्यापति है ये गुलाम वंश से ही संबंधित थे। ठीक है, सॉरी, हाँ, तो ठीक है, तुगलक वंश से संबंधित थे महाकवि विद्यापति। गियासुद्दीन तुगलक ने मिथिला के कर्नाट वंशीय शासक हरि सिंह को पराजित किया था तथा मोहम्मद तुगलक ने बिहार का विलय दिल्ली सल्तनत में किया। तो बिहार का विलय दिल्ली सल्तनत में किसने किया? मोहम्मद तुगलक ने बिहार का विलय दिल्ली सल्तनत में किया। फिरोज तुगलक के लेख गया एवं पटना में भी मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद तुगलक ने बिहार का विलय जो है दिल्ली सल्तनत में किया था। और वैनवार वंश या अहिड़वार वंश की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की। नेक्स्ट हमारा आता है चेरू राजवंश। इस राजवंश ने शाहबाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर एवं पलामू आपका झारखंड में पड़ता है, में शक्तिशाली राज्य की आधारशिला रखी। 12वीं शताब्दी में चेरों का राज्य बनारस के पूर्व से लेकर पटना के पश्चिम तक, बिहार शरीफ एवं गंगा के दक्षिण से लेकर विंध्य कैमूर के उत्तर तक फैला था। मेदिनी राय पलामू के चेरों के सबसे शक्तिशाली शासक था। इसका राज्य गया, दाऊदनगर, अरवल तक फैला था। 1660 में चेरों का राज्य मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। 1660 में जो चेरों का जो राज्य था वो आपका मुगल साम्राज्य में शामिल हो गया था। उसके बाद आ जाता है आपके शूरी वंश यानी शेरशाह की बातें। तो बिहार में अफगान के एक नेता के रूप में शेरशाह का उदय हुआ। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खान था। तो यहां से इंपॉर्टेंट बात है, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खान था। फरीद खान ने बचपन में एक शेर को तलवार से एक बार में मार डाला था, जिसके कारण इनको शेर खां की उपाधि मिल गई थी। ठीक है, शेर खान ने बंगाल के सेना को 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई में पराजित किया। तो सूरजगढ़ का जो युद्ध था वो आपका कब हुआ? 1534 ईस्वी को। और 25 जून 1539 में शेर खां और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ। तो पूछा जाता है चौसा का युद्ध कब हुआ? तो 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ शेरशाह और हुमायूं के बीच। इस युद्ध में शेर खां विजयी हुआ और शेरशाह ने पदवी ग्रहण की। ठीक है, तो चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, उसमें आपका शेर खां जीत गया था, हुमायूं हार गया था। तो उस राजगद्दी पर कौन बैठ गया? आपका शेरशाह बैठ गए। फिर आप पदवी ग्रहण की। 17 मई 1540, एक साल बाद फिर पुनः शेरशाह और हुमायूं के बीच एक युद्ध हुआ, बेलग्राम का युद्ध हुआ। इसमें भी शेरशाह विजयी हुआ।
फिर से शेरशाह जीत गए और हुमायूं हार गया और आसानी से आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। फिर शेरशाह ने आगरा और दिल्ली दोनों जगह पर अपना कब्जा कर लिया। शेरशाह ने सूर्य वंश की स्थापना की तथा देश में डाक प्रथा का प्रचलन शुरू किया। तो देश में डाक प्रथा का प्रचलन जो है किसने शुरू किया है, वो आपके शेरशाह है। ठीक है, और डाक प्रणाली को पूर्णतः व्यवस्थित करने का श्रेय गियासुद्दीन तुगलक को भी जाता है। ठीक है, शेरशाह ने पटना में दुर्ग बनवाया और 1541 ईस्वी में पुनः बिहार की राजधानी घोषित किया। शेरशाह ने 1542 ईस्वी में मालवा पर अधिकार कर लिया तथा मालवा से लौटने अधिकार कर लिया और अपने बड़े पुत्र आदिल को वहां का हाकिम नियुक्त किया। शेरशाह की मृत्यु 22 मई 1545 ईस्वी को कलिंजर के किले को जीतने के क्रम में उक्का नामक अग्नेय शास्त्र चलाते वक्त हुआ था। शेरशाह का मकबरा पूछा जाता है कहाँ है, सासाराम के झील के बीच स्थित है। ठीक है, सासाराम में है। शेरशाह द्वारा रोहतासगढ़ का किला तथा दिल्ली में किला ए कूना नामक मस्जिद का निर्माण कराया था। तो रोहतासगढ़ का किला किसने निर्माण करवाया, शेरशाह ने करवाया। किला ए कूना नामक जो मस्जिद है उसका भी निर्माण शेरशाह ने करवाया। भूमि की व्यवस्थित माप के लिए शेरशाह ने 32 अंक वाला जो सिंदरी माप के लिए शेरशाह को सिंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था। इन्होंने शेरशाह ने 32 अंक वाली सिंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किया था भूमि को नापने के लिए। शेरशाह ने काबुलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की। तो पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की है, शेरशाह ने किया है। सूखा मकबरा के नाम से चर्चित शेरशाह सूरी के पिता हसन सूर का मकबरा रोहतासगढ़ में स्थित है। प्रसिद्ध कवि कौन से थे, तो प्रसिद्ध कवि जो थे मलिक मोहम्मद जायसी, शेरशाह के समकालीन ही थे। ठीक है, तो शेरशाह के समकालीन कौन से कवि थे, तो मलिक मोहम्मद जायसी थे। शेरशाह ने कन्नौज नगर को समाप्त करके शेरसूर नगर की स्थापना की और इसी काल में पाटलिपुत्र का नाम पटना पड़ा। ठीक है, तो शेरशाह सूरी के समय ही पाटलिपुत्र का नाम क्या पड़ा, पटना पड़ा। शेरशाह द्वारा सड़कों एवं सरायों का निर्माण। शेरशाह ने बंगाल से सिंध तक जाने वाली ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाया, वहां जगह जगह पेड़ लगवाए और कुएं का निर्माण करवाया। इसने आगरा से बुरहानपुर तक सड़क बनवाई। आगरा से बयाना मरवाड़ तक तथा चित्तौड़ तक भी सड़क बनवाई इसने। शेरशाह ने लाहौर से मुल्तान तक भी सड़क बनवाई। तो इसने सड़क ही ज्यादातर बनवाई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मुगल साम्राज्य की। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन है, बाबर है। तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर है। बाबर ने मोहम्मद शाह के पुत्र जलाल खां को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया। 1576 ईस्वी में अकबर का बिहार और बंगाल पर पूर्ण अधिकार हो गया था। 1576 में ईस्वी में अकबर का जो है बिहार और बंगाल दोनों पर पूरा अधिकार हो गया था। बिहार को मुगल साम्राज्य का प्रांत बनाकर मुनीम खां को वहां का गवर्नर बना दिया गया। बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा 1580 में दिया गया। तो बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा कब दिया गया है, 1580 ईस्वी में दिया गया है। अकबर के उत्तराधिकारी के रूप में जहांगीर 3 नवंबर 1605 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। जहांगीर ने 1621 ईस्वी में अपने पुत्र परवेज को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था। वहां बिहार का प्रांतपति बनने वाला पहला राजकुमार था। जहांगीर ने लाल बेग उर्फ बाज बहादुर को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। जहांगीर ने लाल बेग उर्फ बाज बहादुर को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। जहांगीर ने लाल बेग उर्फ बाज बहादुर को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। जहांगीर ने लाल बेग उर्फ बाज बहादुर को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। जहांगीर ने लाल बेग उर्फ बाज बहादुर को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था।
उसके बाद आपके ये औरंगजेब है। औरंगजेब ने 1702 ईस्वी को अपने प्रिय पुत्र शहजादा आजिम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। अजीम ने पटना का पुनः निर्माण कराया। तो पटना का पुनः निर्माण किसने करवाया था? अजीम ने करवाया था और इसका नाम अजीमाबाद रखा था। ये लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है। बहादुर शाह ने राजकुमार अजीम शान को बिहार का शासक नियुक्त किया। फर्रुखशियर 1711 ईस्वी में बिहार आया था। तो ये फर्रुखशियर जो है बिहार कब आया? तो ये 1711 ईस्वी में बिहार आया। वह पहला मुगल शासक था जिसका राज्याभिषेक पटना में 1713 ईस्वी में हुआ। तो ऐसा कौन सा पहला शासक था जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो वो आपका फर्रुखशियर ही था। ठीक है, और नीचे इतनी इंपॉर्टेंट बातें कोई नहीं है, बस इतनी ही इंपॉर्टेंट बातें थी। उसके बाद है मध्यकालीन बिहार के प्रमुख अभिलेख। बुद्धसेन का बौद्ध गया अभिलेख है। बिहार शरीफ का प्रस्तर अभिलेख है। मोहम्मद बिन तुगलक का बेनी बन अभिलेख है। संग्राम गुप्त का पंचोत्राम ताम्रपत्र अभिलेख है। फिरोज शाह तुगलक का राजगीर अभिलेख है आपका। खड़गपुर के राजा का अभिलेख। भाभुआ में शेरशाह का अभिलेख है। प्रताप धवल के 3 अभिलेख हैं आपके। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।